मैंने आपसे कहा था कि फैसलाबाद में एक सोटी लाया जो बंदा जो महफिल मेरी एनर्जी लेता है फैमिली मानते नहीं होंगे ना तुम अमेरिका गए भी हो या नहीं गए हो। आज हम वो चीजें भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे जो नॉर्मली शायद इन्होंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली होंगी। जैसे आप वो मिसाल देते हो ना कि वो रोड़े वाली साथ भी ऐसा ही। कहता मतलब तुम भी मेरी वीडियो देखते जी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई कहेगा जी मेरे हल्के हल्के घुटनों में दर्द है, शुगर नहीं। सप्पा दे पुत्र मित्र नहीं होते, लख दो लाख दूध पिलाइए। हम जरा गरीबों की बात करते हैं कि एक गरीब आदमी वो रोटी ना खाए बेचारा क्या खाए, और गरीब आदमी अपनी शुगर कैसे कर दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं फातिज अबीतस हूँ। मैं पॉडकास्ट में जिन डॉक्टर्स को लेकर आता हूँ वो आप नॉर्मली उनको बार बार देखते हैं, लेकिन आज मैं ज़रा टेस्ट चेंज करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूँ जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। उनका तारफ़ मैं नहीं करवा सकता। उनका तारफ़ करवाने का मतलब यही है कि जैसे मैं किसी सूरज का तारफ़ करवा रहा हूँ। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब को कौन नहीं जानता। जो बंदा भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो व्हाट्सएप यूज़ करता है, उन तक डॉक्टर शहजाद बसरा साहब की कोई वीडियो ना पहुंची हो नामुमकिन है। डॉक्टर साहब उस्तादों के उस्ताद हैं और मेरा सफ़र जो पिछले 3 साल से चल रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर शहजाद बसरा साहब से सीखी हैं। और आज ये लाहौर आए हुए थे और हमने कहा कि डॉक्टर साहब तुसी जा नहीं सकते है पॉडकास्ट तो बगैर, तो वेलकम करते हैं जी डॉक्टर शहजाद बसरा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आपसे जब फ़ोन पे बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि वो फैसलाबाद में एक सोटी लाया ताकि पहले तो उस सोटी ने मेरी ठुकाई कर दे तो उस तो बाद फिर स्टार्ट करांगे। वो लियांदी नहीं तुझे की गल है। आप प्यारे ही इतने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पाकिस्तान माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बहुत आप छाए हुए हैं, लोग आपकी वीडियोस देखते भी हैं, और मेरा ख्याल कभी कुछ दिन ऐसा होता है कि मेरे पास आपकी कोई वीडियो ना आ रही हो, ठीक है। और लेकिन नाजरीन को आज थोड़ा सा ये बताएं कि डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के वो कौन से पहलू हैं जिन पे आज तक उन्होंने कभी बात नहीं की। थोड़ी सी अपनी ज़ात के बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में, कहाँ होते हैं, कहाँ पढ़े, बचपन कहाँ गुजरा, जॉब कहाँ की, कहाँ सर्विसेज आपने अदा की, रिटायर किधर से हुए, ये सारी चीज़ें। मेरा ख्याल दुनिया का ये सबसे आसान काम और सबसे मुश्किल काम है कि अपना तारुफ करवाना। की जाना मैं कौन। की जाना मैं कौन। बुनियादी तौर पे मैं एक नीम देहाती कस्बात में जो रहने वाले लोग होते हैं ना वही हूँ। एक चक झुमरा का नाम सुना होगा बिल्कुल, शायद, हाँ। एक छोटा सा कस्बा, हाँ। और वहाँ से गांव भी जाना, यही वहाँ से मेरा आगाज हुआ। और फैसलाबाद के साथ एक छोटा सा कस्बा है ये, तो फैसलाबाद और वो कस्बा और गांव बचपन सारा ऐसे ही। इसका मतलब ये कि हमारी रूट्स तो मिलती जुलती हैं। जी जी। तो मैं भी तो फैसलाबाद के एरिया से ताल्लुक है ना मेरा। जी जी। मेरा टोबा टेक्सिंग साइड पे जी है। माशाल्लाह। हाँ। तो वहीं से फिर ये जैसे आम कस्बों के स्कूल होते हैं वहीं मैं सर पढ़ा। टाटा वाले स्कूल। हाँ जी बिल्कुल टाटा वाला स्कूल। वहीं से पढ़ के तो फिर वहां से फिर रोज बाउ ट्रेन पे बैठ हाँ। के फैसलाबाद आना, कॉलेज आना, साइकिल पे आगे जाना, ऐसे ही यूनिवर्सिटी पहुंच गए। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरी सारी एजुकेशन है। ओके। और पीएचडी भी मैंने वहीं से की। ओके। और फिर पोस्ट डॉक्टरेट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड ओके, अमेरिका माशाल्लाह। वहां से मैंने की। यूनिवर्सिटी को मैंने सर्व किया तकरीबन कोई 34 साल मेरा ख्याल। उसके बाद मैं ओके। 2021 में रिटायर हो गया। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, जी, 34 इयर्स आपने जी, सर्व जी। किया। कौन से डिपार्टमेंट में? उसमें डिपार्टमेंट था एक क्रॉप फिजियोलॉजी, बेसिकली आई ओके। एम प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। ओके ओके। तो एक तो आमतौर पे लोगों के ज़हन में फिजियोलॉजिस्ट का कंसेप्ट यही है कि जैसे मेडिकल साइंस में भी ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट, बिल्कुल, हाँ। दूसरा ये प्लांट फिजियोलॉजी अच्छा, होता है। प्लांट से। तो फिजियोलॉजी आप समझे कि 60-70% पौधों की और इंसान की अच्छा। मिलती जुलती है बुनियादी ओके। तौर पे ना, बुनियादी तौर पे। यानी साड़ी भी फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा। उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें ठीक है। है। मतलब वहां पे कुछ चीजें आ जाती हैं ना, अच्छा अच्छा। कि जैसे रेस्पिरेशन वही है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर कोई हार्मोन का थोड़ा सिस्टम। सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी तो वही है। हाँ जी। हाँ, सेल हाँ, का स्ट्रक्चर हाँ, वो है कि सिर्फ बिल्कुल। वहाँ सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल, है हाँ, थोड़ा सा। बिल्कुल। एटीपी वही है, बिल्कुल। एनर्जी ट्रांसडक्शन हाँ, वही है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया वही चलता वही है, है। वो सारी चीजें हाँ, वही हाँ। है। तो वहीं से फिर मैंने मेरा जो अपना तारफ या खुद अपने को मैं देखता हूँ ना, तो मैं एक
लिटरेचर पढ़ने वाला, माशाल्लाह, क्रिकेट खेलने वाला और हर वक्त खुश रहने वाला बंदा। ओए होए मेरी ये बात है सर। वो आपकी वो तो आपकी वीडियो से भी नजर आ रहा होता है कि फुल ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम, और खुश रहने वाले और खुश रखने वाले भी। यही मेरी है, ना कभी थका हूँ, अच्छा, कभी थकावट का एहसास। सर कितनी है जिस वक्त आपकी? 63 है मेरी। 63 सर, माशाल्लाह। आप मेरे ख्याल को 35 साल वाले लग रहे हैं। आपकी एनर्जी जिस तरीके की है वो लग रहा है कि 35-40 वाली जो एनर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टिव रहता हूँ, खुश रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है ना पॉजिटिविटी। जो चीज़ भी, जो हरकत, जो टेक्नोलॉजी, जो बंदा, जो महफिल मेरी एनर्जी लेता है ना, मैं उससे पीछे हट जाता हूँ, उसको मैं पीछे कर देता हूँ। यानी एनर्जी वैम्पायर्स जो हैं, जो आपकी एनर्जी सक कर लेती हैं, आप उनको फारिग कर देते हैं। उनके साथ मैं लंबी लड़ाई, एक दफा लड़के मैं फारिग, तो मैं मसलसल पॉजिटिविटी की तरफ जाता हूँ। बुनियादी तौर पर सर जो एनर्जी है ना, ये लाइफ है। यस। तो जो बंदा आपकी एनर्जी ज़ाय कर रहा है वो आपकी लाइफ को ज़ाय कर रहा है। क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है ना, आपकी बॉडी में जो आप खाते हो सारी वो कन्वर्ट होकर एनर्जी बनती है। तो सर ये आपकी जो फिलॉसफी है कि एनर्जी जो लीचेस हैं, जो जोंके नहीं होती एनर्जी सक करने वाली, वो इनको आपने कैसे पीछे हटाना, ये आपने कहाँ से फिलॉसफी सीखी? क्योंकि मैं भी इसी पे बिलीव करता हूँ कि जो एनर्जी सेव करता है ना आपकी, जो एनर्जी आपकी खाता है, आप सिलेक्टिव नेटवर्किंग करें यार, उसको ना कह दें कि कालू सलामा। यस। हाँ, पता नहीं शुरू से मुझे ऐसे लोग, ऐसी महफिल कभी अच्छी नहीं लगी कि जो ह्यूमिलेट करें और आपकी एनर्जी लें। जहाँ कह के हो, जहाँ जिंदगी का एहसास हो, वही अच्छा लगता है, वही अच्छा लगता है। और पॉजिटिविटी ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरी जिंदगी में कोई 9 लोगों ने मुझे धोखा दिया होगा, मेरे ट्रस्ट को तोड़ा होगा 9 लोगों ने, लेकिन जिन्होंने मेरे ट्रस्ट के ऊपर पूरे उतरे वो शायद 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, जैसे भी है। तो मुझे एक नया बंदा मिलता है, हुस्न ज़ानी इसी को कहते हैं ना। क्या मोमन को ना उसके जो वो कह रहा है ना बिलीव करें, कि अब खामखा उसके ऊपर डाउट ना करें। जो नया शख्स आता है तो मैं उसको फौरी 10वां क्यों बनाऊं, मैं हजारों में क्यों ना रखूं। एग्जैक्टली। तो ये लाइफ इसी तरह चलती है। तो क्रिकेट में बहुत खेलता था, उसके बाद बाकी स्पोर्ट्स भी की, लेकिन बुनियादी तौर पे क्रिकेट खेली। फिर मैं पढ़ते पढ़ते मैं लिखना शुरू हो गया। कोई 200-250 मैंने कॉलम लिखे, सोशल, तंज़ो मज़ाह, वो अखबारों में उस टाइम। फिर लोग पढ़ना कम हो गए, बहुत सारे लोग मुझे एज ए राइटर शायद आप भी जानते हो। अच्छा। तो लोग फिर जब पढ़ना कम हो गए, देखना ज्यादा शुरू हो गए, तो यूट्यूब पे आ गए। फिर यूट्यूब पे आ गए। फिर आहिस्ता 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 शुरू में तो ये एक नॉन सीरियस सा था कि कैलिफोर्निया में था, तो यूनिवर्सल स्टूडियो और जो डिज्नीलैंड के बिल्कुल पास ही मेरी यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ की छोटी छोटी वीडियो बना के ना, तो मैं अपनी फैमिली को मैं कैसे दिखाऊं। किसी ने कहा जी यूट्यूब पे डाल दे, तो वो यूट्यूब फैमिली मानते नहीं होंगे ना, तुसी अमेरिका गए भी हो या नहीं गए हो। फैमिली मेरे साथ एक माँ उधर रही थी। अच्छा। वो फैमिली की भी थी, बाकी भी। तो वो मैंने अपलोड की शुरू में ना, तो वहां से फिर उसको कभी कभार मैं करता रहा, अभी भी मौजूद है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने सुपर फूड के ऊपर काम किया, फिर इनके ऊपर आ गया, फिर खुद में बहुत सारी बीमारियों का मैं भी शिकार हो गया अर्ली 40s में, जिसमें प्री डायबिटिक भी है, आर्थराइटिस भी है। इस पे स्टार्ट करते हैं जी। नाजरीन, हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, मेरी खुशकिस्मती और आपकी खुशकिस्मती कि आज हम वो चीज़ें भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे जो नॉर्मली शायद इन्होंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली होंगी, जैसे ये सारा इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में था। अब इन्होंने बात की कि जी ये मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए, जिसमें प्री डायबिटीज़ और ये सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बन चुका है, ठीक है। और हम जब भी नंबर 1 बनते हैं ना, तो किसी चंगी चीज़ से नहीं बनते। हम शुगर में बने। अगर आप परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारे मुल्क की है, ठीक है। 3.5 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो टेस्ट करवा चुके हैं अपने। और मैं एक दिन अपने किसी बंदे से बात कर रहा था, गांव का था। उसने कहा जी मेरे गांव में ना सिर्फ उसी बंदे को शुगर नहीं है जिसने टेस्ट नहीं करवाया, वरना जो भी टेस्ट करवाता है शुगर निकलती है। अगर आज पाकिस्तानी लेबॉर्ट्रीज का रुख कर लें, 1.5 करोड़ बंदा और निकलाना है, तो 3.5 करोड़, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ बंदे को ना समझ लो कि पाकिस्तान में 3.5 को हो चुकी है, और
करोड़ को पता भी नहीं है। सर ये हमें ऐसी क्या मौत पड़ी है पाकिस्तान को? बुनियादी तौर पे हाँ। चीज़ ये है कि सारी दुनिया में ही ऐसा था, लेकिन हमारे खित्ते में चूंकि खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा था और वो बहुत सख्त काम है और उसके में ढेर सारी एनर्जी चाहिए, बहुत लंबा वर्कआउट है। खेतों में काम करना कोई मजाक नहीं है। तो वो उसके साथ जुड़ी हुई थी सारी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस बंदे ने कभी खेत में काम ना किया हो ना, उसको समझाया भी नहीं जा सकता कि खेती बाड़ी कितना मुश्किल काम। मैंने बचपन में किया। जी जी। मैंने बचपन में वादियां की थी, ठीक है, तांज कटे हुए ने। नाजरीन आपको बता दूं तांज क्या होता है, पंजाबी में तांज कहते हैं, जिस पंजाबी वाला लफ्ज इसको राइस की फसल मुंजी जिन्होंने कहते हैं, मुंजी कट के तो फिर ड्रम के उत्ते और सुट के उनके छड़ना। सर पांदी लांबा भी लाई लांबा, ठीक है, वो कीता होया ते कपाह दियां सौंकड़ा वो भी कीती हुई हैं, ठीक है। कमाद में मिट्टी चढ़ाना, कमाद में मिट्टी च गोडी, ठीक है, वो भी कीती हुई है। ते सर जी वो पखड़ा जिहड़ा हुंदा सीगा वो पैरां 'च लग जांदा सीगा, ठीक है, ते वो सारे काम कीते हुए ने। सर वाडियां करना यानी गंदम की कटाई करना मई जून, ये जो हम टेम्परेचर देखते हैं ना, ये खेतों का टेम्परेचर नहीं होता। जो असल टेम्परेचर जब खेतों में बंदा काम हो रहा है ना, तपती धूप आपके ऊपर आती है। शहर में टेम्परेचर उस वक्त होगा लेट से 40 और वो कोई 49-50 होता है, ठीक है। फिर उसकी डस्ट इतनी होती है, फिर थ्रेशर। अच्छा मैंने तो पो मार्क्स राती पानी लाना, ठीक है। अच्छा पो मार्ग का पानी शायद उन्ना औखा नहीं होंदा जिहड़ा गर्मियां दा होंदा, क्योंकि सप भी पैंदा था वो भी। तो अब मैं सर ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है कि लोगों को पता चले खेती बाड़ी ऐसे नहीं होती, खेती बाड़ी के पीछे खून पसीना होता है। तो अब सर आप बताएं, क्योंकि मैं नाज़रीन को बताना लाजमी था कि ये खेती बाड़ी होती क्या है। हाँ। मैं कई दफ़ा ना बच्चों को ये एग्जाम्पल देता हूँ कि जो बच्चे जिम करते हैं, मैं भी जिम जाता हूँ, तो जिम में जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें मैं कहता हूँ कि आप यहाँ आधा पौना घंटा जो काम करते हैं ना, इसी काम को आप 10-12 घंटे पे ले जाओ ना, तो ये खेती बाड़ी इससे भी ज्यादा, इससे भी मुश्किल है, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है और वहां पे नेचर की जो क्लैमिटीज है वो सारी ओपन है। इतना मुश्किल काम है। अच्छा जो लोग इतना ज्यादा वर्कआउट करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो उनको एनर्जी की भी ढेर जरूरत होती है। बिल्कुल। लिहाजा उनकी एनर्जी का मेजर सोर्स, सबसे मजेदार सोर्स उनका कार्ब्स थे, साथ डेयरी थी। ये दो बुनियादी तौर पे चीजें थी। मतलब कि दूध ना रोटी सुरख के खा लेना, बिल्कुल, मतलब दड़का पी लेना, डेयरी थी, साथ बड़ा आया, पराठा आ गया, अचार आ गया, बिल्कुल। बाकी सब्जियां फ्रूट की बहुत बाद में आती ये लग्जरी में था, ये दाने भून के खा लेने, रोटियां खा लेनी, मकई रोटी चुपड़ के खा लेनी, ज्यादा खुश होना, ऊपर मक्खन का पेड़ा रख लेना। मेरे मुंह तो पानी आ गया। मतलब खाना ये था, ये डेयरी और साथ गंदम, ये बुनियादी तौर पे ये दो चीजें थी। अच्छा अब वो चूंकि इतना जो गोश्त था वो तो कभी एक बार पकता, सर वो तो मेहमान जब मेहमान आता था, मुर्गी पकड़ते थे या ईद में पकड़ता था, कभी बार रूटीन में कहाँ होता था, बिल्कुल नहीं था। मतलब गांव में मुर्गियां भी ऐसे, और अंडा भी कभी खास बनाया जाता था। सर एक अंडा हुंदा सी ते 10 बंदे खांदे सी, ओदे च प्याज श्याज पा के ते ओदा बना के, ठीक है। ऐसे आज साडा मुंडा जड़ा है 4 अंडे दा नाश्ता करदा है। यस ऐसे ही तो अब वो चूंकि वो अच्छा उसी में से अब जिस बंदे ने रोजाना इतनी कार्ब लेने हैं, प्रोटीन लेनी है, डेयरी लेनी है, उसके अंदर उसकी प्रोटीन पूरी हो जाती थी। अब कल जितना वो वॉल्यूम उनका खाने का था ना, अब वो देखिए आजकल की रोटी से 3 गुना बड़ी रोटी थी, बिल्कुल थी, और वो कम से कम 6-7 रोटियां तो खाते थे कम से कम, बिल्कुल। और उसके अंदर 13% प्रोटीन देखे तो वो कहते 50-60-70 ग्राम तो गंदम से प्रोटीन ले लेते, बाकी डेयरी से ले लेते। अच्छा अब वो खाने के हमारा टेस्ट वो था, सालन को हम कहते थे लौंड के लगाने वाली चीज। हाँ बिल्कुल, रोटी पेट भरना रोटी से लगाने वाली चीज, एक दिन सब्जी पका ली, एक दिन दाल पका ली, एक दिन कोई कड़ी पका ली, या कोई लगाने ही सब रोटी है। हाँ। आदत वही थी, टेस्ट बर्ड वही बने हुए थे। बिल्कुल। उसी टेस्ट बर्ड के साथ क्या है कि उसको आज भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते कि रोटी हम वैसे ही खानी है, चावल जब खाने हैं वो भी ऐसे ही खाने हैं, वही रहा है। लेकिन जो वर्कआउट था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा लेकिन आज भी लोग जो जिम वगैरह करते हैं या स्पोर्ट्समैन है,
खा वो एक एक दो दो घंटे ही करते हैं, उनकी देखें सेहत आज भी ठीक है, बिल्कुल क्योंकि वो जो खेतों में काम था, अच्छा जो बंदा खेतों में काम नहीं करता था, मसलन लोहारा तरखाना करता था, वो भी फिजिकल वर्क था। फिजिकल टोटल जो फिजिकल। वो अपना कपड़े का काम करता था, वो भी फिजिकल वो वर्क भी था। जो दर्जी था वो मशीन चलाता था। जो हाँ, बाल काटता था वो भी गाँव हाँ, पैदल चल बिल्कुल चल बिल्कुल, के हाँ, जाता बिल्कुल था सारे, बिल्कुल, और सारा बिल्कुल यानी हर बंदा ही, बिल्कुल, चौधरी भी जो था ना वो हाँ, भी फिजिकल, और बिल्कुल खवातीन भी अलग सुबह उठ के सर झाड़ू पोछा कर दिया सी। यस, और 10-10 12-12 का जो टब्बर था वो सारे हाँ, के लिए खाना बनाना, और बिल्कुल रात तक फिजिकल वर्क बहुत था। फिजिकल वर्क। और उसमें दूसरा ये कि उसमें प्रोसेस फूड नहीं थी, नेचुरल फूड थी सर खालिस गंदम सी जी हाँ, और चक्की वाला आटा था। जी हाँ, ठीक है, अब ना खालिस गंदम रही, ना चक्की वाला, ना चक्कियां रही, और ना वो लाइफस्टाइल रहा। डॉक्टर साहब उसमें एक और चीज है। अच्छा मैं डॉक्टर नहीं अगर अच्छा जोसेफ उसमें, अच्छा, जोसेफ उसमें एक और चीज है, हाँ, जो गंदम थी ना वो, हाँ, अब वो कहते हैं पुरानी गंदम और इस गंदम का क्या फर्क है। हाँ, वो फर्क ये है कि जो पुरानी गंदम थी ना उसमें अमाइलोज ज्यादा था, और आजकल की गंदम में अमाइलोपेक्टिन ज्यादा है। ओके, अच्छा वो अमाइलोज क्या है, अमाइलोज सिंगल स्ट्रैंड है। अब समझिए एक दरख्त है आपके सामने, दरख्त का तना है ना एक, वो मजबूत है, ऊपर शाखें कमजोर है, शाखें ढेर सारी ओके, हैं। ओके, अच्छा जो स्टार्च में दोनों होती है, अमाइलोज भी होता है, अमाइलोपेक्टिन भी होता है। ओके, अच्छा जितना अमाइलोज यानी सिंगल तना ज्यादा होगा उतना वो मजबूत होगा, उतना वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, स्लो होगा। ओके, पुरानी गंदम में अमाइलोज ज्यादा था। ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बननी, ओवरऑल क्वालिटी उसकी ठीक है, उसमें बाकी सारे मिनरल्स ठीक है, विटामिन ठीक है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन ज्यादा हो गया। अमाइलोपेक्टिन ज्यादा हो गया, वो ब्रांच चेन हो गया। जैसे आप वो मिसाल देते हो ना कि वो रोड़े वाली, कि हाँ, इकट्ठा रोड़ा है वो स्लो हाँ, स्लो होगा, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मट्टी डाले जल्दी होगा। बिल्कुल। गंदम के साथ भी ऐसा ही कहता है। मतलब तुसी भी मेरी वीडियो देखते जी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी ऐसे ही है, वो भी अच्छा, ऐसे ही है। ठीक तो है, इसमें वो भी हो गया ना। हाँ, तो अब मसला ये है कि जब हमारी कौम ने, हाँ, मैंने दुनिया में 24 करीब मुल्क में जाने का ओके, इत्फाक हुआ, ओके, अब किसी मुल्क में भी जाए ना, आपको 50% आबादी नजर आएगी कि वो स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वेमेन है या जिम करते हैं, हाँ, जिमनास्ट नजर आएंगे। बिल्कुल 50% कम अज कम। बिल्कुल। हमारे यहाँ हजारों में एक आध बंदा नजर आएगा। सर इस वक्त हम जिस लोकेलिटी में बैठे हैं ना, इस लोकेलिटी में कोई मेरे ख्याल है कि 20,000 के करीब घर होगा। ठीक है, बहरिया में जी 20 नहीं होगा तो 15,000 के करीब होगा। मतलब एक कोने से दूसरे कोने, तो बहुत आबादी है। इसमें कुछ 4-5 जिम्स हैं। ठीक है, और इसमें कम अज़ कम भी 20 फार्मेसीज हैं। ठीक है, जिम अगर आप सारे जिम के लोगों की भी पॉपुलेशन मिला लेना सारे जिम पे, सर 200 से ज़्यादा बंदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सबको घुमा हुआ हूँ। ठीक है, 200 से ज़्यादा बंदा नहीं होगा। एक वक्त में सबसे बड़े जिम में भी 15 से ज़्यादा बंदा नहीं होते। इस वक्त ना जितने भी मेन बुलेवार्ड पे फार्मेसीज हैं, किसी एक भी मेन फार्मेसी पे चले जाएं, 15 बंदे आपको एक फार्मेसी पे लाइन लगा के खड़े होंगे जो ग्लूकोफेज लेने के लिए खड़े होंगे। ठीक है, तो पार्क में बंदे नहीं होंगे, जिम में बंदे नहीं होंगे। बंदे कहाँ होंगे? या तो जिधर ये नान छोले चल रहे हैं, मतलब गंदे नाश्ते, सारी चीज़ें, पापड़ वाली दुकानें, समोसे वाली दुकानें, उधर बंदे खड़े होंगे, या फिर फार्मेसी पे खड़े होंगे, या फिर अस्पताल चल जाए। अस्पताल में तो सर भरे पड़े हैं ना। अब ये हम जिधर निकल पड़े हैं कि खुराक हमारी वही रखी हमने, लाइफस्टाइल हम हो गए लेट गए, लाइफस्टाइल हमारा खत्म हो गया। इवन गांव में भी जो अब प्योर मजदूर है ना, उसको छोड़ दे, बाकी लोग चौधरी हैं सर। अब मतलब मैं अगर 1990 की बात करूं, मैं 1990 तक अपने गांव में था। मेरे गांव में एक बंदे को भी शुगर नहीं थी। आज हमारे हमसायों में कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ शुगर नहीं होगी। अच्छा, पहले लोग मजदूरी करते थे, अब शायद मजदूरी रही नहीं है। अब किसी ने दुकान बना ली। इवन जो जिम्मेदार हैं उन्होंने गाड़ियां ले ली। पहले जिम्मेदार यहाँ से उठता था और दूर तक खूह पे जाता था और दूध लेकर आता था। अब वो चीज़ें भी नहीं रही। लग्जरी वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गांव में चली गई है, और कुछ हड हरामी हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा फैल गई है। ये अब हम किधर जा रहे हैं? देखिए वही आदतें बिगड़ गई, खाना वो था, वो मजीद वर्स्ट हो गया, खराब हो गया। पहले खालिस गंदम थी, अब वो रिफाइंड आटा मैदा हो गया, मीठा ज्यादा हो गया। पहले स्नैकिंग इतनी थी नहीं। सर मीठे की बात की कि जो मीठा गांव में चलता था ना, जब कोई मेहमान आता था ना सर, उस वक्त खीर पकती थी या कोई सूजी वूजी पकती थी, ईद पे सूजी पकती थी। ठीक है,
आज तो मिठाई की दुकानें जैसे या फिर हमारे उधर गांव में मेला लगता था तो Yes, sir. मेले पे मिठाई जलेबियाँ। जलेबियां आती थी, जलेबियों की दुकानें आती थी। अब तो जगह जगह पे ये सारी चीजें चल रही होती हैं, हर वक्त। तो हम जा किधर रहे हैं? देखिए, खाना खाया, हाँ, शुगर बढ़ी, बड़ी अब उस शुगर को नीचे इंसुलिन ने लेके आना है ना, बिल्कुल। साथ ही इंसुलिन भी बढ़ी। इंसुलिन बढ़ गई, अच्छा, अब एक दफा शुगर बढ़ गई, अब उस इंसुलिन ने उसको ठिकाने लगाने के लिए उसको 2-3 घंटे तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अब 2-3 घंटे उसने लगाने हैं उसको नीचे लेके आने तक। अभी इंसुलिन ऊपर ही है कि शुगर को ठिकाने लगा रही, सेलों में लेके जा रही है, उसको मेटाबोलाइज कर रही है, लिवर में लेके जा रही है। अभी वो खत्म नहीं हुआ, हमने फिर चाय के साथ फिर बिस्किट, फिर केक, बिल्कुल। फिर समोसा, फिर पकौड़ा, फिर बिल्कुल। मिठाई, फिर खा ली एज ए स्नैकिंग, और कुछ नहीं, फ्रूट खा लिया, बिल्कुल फिर शुगर ले ली, इंसुलिन फिर ऊपर चली गई। बिल्कुल। अच्छा, अब वो ठिकाने लगी, फिर लंच का टाइम हो गया, उसमें हमने खा लिया, फिर आफ्टरनून में फिर स्नैकिंग आ गई, मेहमान आ गया, हाँ, सोशल ईटिंग आ गई, बिल्कुल। किसी की बर्थडे आ गई, किसी को बिल्कुल। मिठाई आ गई, फिर खा लिया, फिर रात को खा लिया, लेट नाइट स्नैकिंग हो रही है, बिल्कुल। फिर डिलीवरी, यानी हमने मुसलसल फूड पांडा आ गया सर। यस, इंसुलिन को हमने हाँ, नीचे आने देना ही नहीं। ओके। तो वही फिर अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस होनी है ना। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस तो हो जाती है बच्चों को 20-25 साल की उम्र में, अब वो करते करते कोई 35 में, कोई 40 में, पहले 60-70 में होती थी, अब वो 40-45 में आके फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो सारी बीमारियां कोई ना कोई आ जाती है। वो बड़ा खुश होता है, जी जी मेरे हल्का जो ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर नहीं है। हाँ, शुगर कोई कहेगा जी मेरे हल्के हल्के घुटनों में दर्द है, शुगर नहीं। लड़कियां 18-19-20 है, मुझे पीसीओएस है, बाकी मुझे कुछ नहीं है, बस मेरा थोड़ा पेट ही बड़ा है। तो ये सारे बहन भाई हैं, सारे कजन, किसी में एक पहले बीमारी आ गई, हाँ, दूसरी पहले आ गई, बिल्कुल। किसी कुछ आ गई, आनी सारी है। बिल्कुल। ये क्यों लगी हुई है? बुनियादी तौर पे तो वही है ना, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है ना, वो हमने नहीं। तो जो स्नैकिंग छोड़ देता है और जो अपने कार्ब थोड़े कम करके करता है, अल्टीमेटली तो ये दो चीजें ही हैं। और थोड़ा वर्कआउट करता है वो मैनेज कर सकता है, जो नहीं करता वो मुसलसल उसका सफर ना उस बीमारी और फार्मेसी की तरफ जा रहा है। आपकी बात से मैं कंक्लूड अगर ये करूं कि हमारी बॉडी में जो एलिवेटेड इंसुलिन लेवल्स रहते हैं, कि हर वक्त ही इंसुलिन चढ़ी हुई है, इसके पीछे हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कि हम फिजिकल लेबर खत्म होगी हमारी, और कार्बोहाइड्रेट्स की भरमार। कार्बोहाइड्रेट पहले भी खाते थे, लेकिन उसके नतीजे में हम खेती बाड़ी भी करते थे ना, मेहनत मजदूरी करते थे, और अभी वो चीज़ हमारी खत्म होगी। जो कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज होनी थी वो खत्म होगी, लेकिन जो इनपुट ऑफ कैलोरीज है वो उसी तरीके से हमने रखी है। अच्छा, वो भी वर्स्ट होगी, कैलोरीज भी वर्स्ट कैलोरीज होगी। पहले खालिस चीज़ें थी, अब वो खालिस नहीं रही। ठीक है डॉक्टर साहब, इंसुलिन रेजिस्टेंस, आप उस्ताद हैं, और उस्ताद भी हो जिन्होंने बैकग्राउंड पिंड दी है। सर, कोई इतने सादा अल्फाज में आप बताएं कि वो लोग जिन्होंने मैट्रिक में बायोलॉजी में भी फेल हुए ना सर, उन्होंने भी समझ आ जाए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है। एक दफा ना एक ग्रुप था, समझे कि घटाघर के ना दुकानदार थे, उन्होंने मुझे बुला लिया। हाँ। कि आप हमें कुछ बताएं। तो बैठे बैठे एक एग्जांपल ज़हन में आ गई, वही मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। बिल्कुल सर। मैंने कहा जी, आप फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ कपड़े के दुकानदार हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आपने अपनी दुकान में माल रखा हुआ है। बिल्कुल। तो सप्लायर आता है, आपको माल देता है, बाकी बेचते हो। हाँ। वो सप्लायर आया, वो आपको माल देता है, आपने माल ले लिया। आज आपने माल लिया है, तो अगले दिन वो फिर आ गया, आपने कहा भाई अभी हमारा माल, हमारी जरूरत नहीं है, पिछला बिका नहीं है। हाँ, उसने कहा नहीं जी मेरे पास तो आ गया ना, मैंने तो आपको देना है। हाँ। आप कहते हो भाई जरूरत नहीं है, कहते थोड़ा वो ले जाए, आप फिर ले लेते हो। अगले दिन वो फिर आ जाता है कि माल और ले लें। आप कहते हैं भाई आप कैसे बंदे हो, मेरा अभी माल उतना सेल नहीं है, मेरे पास रखने की जगह ही नहीं, रखने की जगह नहीं है। वो कहते हैं अच्छा। वो साथ एक बंदा ले आता है, वो जरा तगड़े मसल वाला, वो कहता है जी दरवाजा खोलो जी, वो माल थोड़ी मान, थोड़ी मर्जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जहां मर्जी सेल करो, हमारा माल आपने रोकना नहीं है, आ लिए जाओ। बिल्कुल। क्यों जी, आप सब लोग ऐसे बंदे से माल लेंगे? वो कहते हैं जी ऐसे तो दुकानदारी नहीं, दुकानदार ऐसी दुकानदारी नहीं चलती ना। बिल्कुल। तो मैं क्या आप यही कहेंगे ना कि जब हम तुम्हें कॉल करेंगे तब माल लेके आना, बिल्कुल, वरना माल ना लेकर, पहले हम इसे कर लें, ऐसे ही होगा ना। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने खाना खाया, अभी वो खाना ठिकाने नहीं लगा, तो आप अगला खाना फिर खा लें। बिल्कुल। वो पंजाबी च कहते हैं ना, जे भुख ना होए तो खा के वेख लै, जिथे ना सद्या होए तो जाके वेख लै।
तो जब बिल्कुल। अभी आप खाना पेट में पड़ा है या आपके जिस्म में पड़ा है, आप और खाना खा लेते हो, आपका जिस्म उसे अभी ठिकाने नहीं लगाया, आपने और खा लिया, और खा लिया। आपका जिस्म फिर कहेगा, "ओ खुदा के बंदे बाज आ, अभी माफी दे दे, माफी दे दे, अभी मुझे इसको ठिकाने लगाने दे, बिल्कुल। जब मैं ठिकाने लगा लूंगा बिल्कुल फिर खाना।" बिल्कुल अगर ये करोगे तो फिर जिस्म की दुकानदारी चलेगी। बिल्कुल। वो कहते जी ये क्या है? मैं क्या, अब आप एग्जांपल ये लें कि आपने जो खाना खाया उस खाने को इंसुलिन ने ठिकाने लगाया, ठिकाने बेच दिया, बिक गया, ओके। अब अगला आ गया, उसने फिर कर दिया। अब हो ये रहा है कि आप खाना खा रहे हो, उसके साथ इंसुलिन बाहर से आ रही, बिल्कुल लो जबरदस्ती। अब जबरदस्ती जब आती है तो फिर आपके जिस्म में क्या होता है, जैसे घर में ज्यादा फ्रूट आ जाता है, ज्यादा फ्रूट, ज्यादा माल आ गया, दुकान में माल आ गया, घर में ज्यादा फ्रूट आ गया, आपने घर लेके आए, एक मेहमान आया वो भी ले आया, फ्रूट आपकी जरूरत से ज्यादा आ गया, बिल्कुल। आप ज्यादा खा के खुद को बीमार करने की कोशिश करेंगे, हमसायों को आप देते नहीं हो, अगले दिन वो गलना शुरू हो जाएगा, कुछ फ्रिज में रखेंगे, कुछ काम वालों को देंगे, कुछ करेंगे, उसको ठिकाने लगाना मसला बन जाएगा उस फ्रूट को। बिल्कुल। जो पहले दिन आपको खुशी हुई थी कि खाना कितना अच्छा फ्रूट आया, वो सरांड पड़ जाएगा, वो सरांड पड़ेगी, कुछ आप फेंकेंगे, कुछ देंगे, कुछ फ्रीज करेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करना मसला बन जाएगा। यही हमारे जिस्म के साथ है कि जब मुसलसल आप जरूरत से ज्यादा खाए जाते हैं तो जिस्म उसको जिस्म से निकालने के लिए, कभी वो पेट खराब हो गया, कभी वो यूरिक एसिड बन गया, कभी वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में बन गया, कभी वो अर्थराइटिस गुर्दों में आ गया, कभी किधर आ गया, कभी किधर आ गया, अल्जाइमर आ गया। पूरा आपकी जिस वो ऑर्गन में जाना शुगर भूल गए तुसी, वो अल्टीमेटली। और सबसे बड़ी चीज डायबिटीज, मोटापा, ये सारा उसमें आना है। तो उसका तरीका ये है कि आप जब जरूरत हो उतना खाएं, जितना माल बिकता है उतना दुकान में रखें, तो कोई सिस्टम, उसका प्रॉब्लम ही कोई नहीं। सर आपने यकीन जाने की इतनी सादगी से ये चीज बताई है, लोगों को समझ आ जाएगी। सर इसमें जो आपने एक चीज बताई है ना कि बार बार जो हमने खाया है तो वो हमारे पास रखने की जगह नहीं है। ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनिस्ट या एक डॉक्टर जो ये कहता है कि पोर्शन साइज को कम करें और दिन में 3 खाने की बजाय 6 खानों पे आप तकसीम कर दें, ये इनको पता नहीं है कि मतलब बार बार खाने से तो आपका इंसुलिन लेवल सारा दिन हाई रहेंगे। ये जुल्म हुआ है। ये जो बात हुई थी ना कुछ साल पहले कि आप शॉर्ट मील फ्रीक्वेंट मील लें, हाँ शॉर्ट मील फ्रीक्वेंट मील लें, कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं। अच्छा, लोगों के ज़हन में अभी भी वो रुका हुआ है कि ये शायद हेल्दी है। कतई नहीं है। हेल्दी ये है कि एक खाने से दूसरे खाने में लंबा वक्फा, आप कितना वक्फा बढ़ाते हैं, जितना वक्फा बढ़ाएंगे उतनी सक्सेस है। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि सप्पां दे पुत्र मित्र नहीं होते, लख दूध पिलाइए। सांप आपका कभी भी दोस्त नहीं बनता। बिल्कुल। सांप स्नेक है और स्नैक और स्नेक एक ही चीज। ओए होए होए होए, देयर इज नथिंग हेल्दी स्नेक। ओए होए, वो स्नेक ही है। 2 खानों के दरमियान खाना हेल्दी है ही नहीं। खा वो बादाम है, खा वो अखरोट है, खा वो फ्रूट है, खा कुछ भी है, जो वक्फा देना दैट्स हेल्दी। बिल्कुल। अब मैं कहता हूं कि अगर आप अफोर्ड करते हो फ्रूट को भी, नट्स को भी, उन्हें अपने तीनों खानों के अंदर ही एडजस्ट करें, पोर्शन कंट्रोल करें, एक्स्ट्रा ना करें, पोर्शन वही करें, और उसके बाद एक खाने से दूसरे खाने में वक्फा करें, लंबा वक्फा करें। अब वो लंबा वक्फा जितना आप कर सकेंगे उतना अपनी सेहत के लिए बेहतर है, उतना आप अपने इंसुलिन को भी, पैंक्रियाज को भी, सिस्टम को भी हेल्प करते हैं। पीछे जो बेसिकली फिलॉसफी है वो तो इंसुलिन की है ना, इंसुलिन की है। अगर आप सारा दिन थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाते रहते हो, आपके इंसुलिन लेवल सारा दिन हाई रहते हैं, मुसलसल, जिसको हाइपर इंसुलिनीमिया हम कहते हैं। अच्छा, जब हम लंबा वक्फा डालेंगे एक खाने में तो हमारे इंसुलिन लेवल एक वक्त आएगा कि बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। जब नीचे आएंगे तो आपके जो सेल्स हैं वो सेंसिटिव हो जाएंगे। और दूसरा, अगर उसे खाने के अंदर शुगर थोड़ी है, ब्लड में कम जा रही है, जिस्म इंसुलिन भी थोड़ी सी बनाएगा, बिल्कुल जल्दी वापस भी हो जाएगी। तो ये मेरा वो सवाल है कि ये हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने एमफिल किया होता है, कोई 18 साल की स्टडी की होती है, डॉक्टर्स हैं, मुझे याद है कि 2012-13 में मैं जब ये सारी चीज़ें उस वक्त डिस्कवरी के मोड में था तो ये बहुत चलती थी ये चीज़ें कि जी आप पोर्शन साइज करें। मैं
नाश्ते में अगर मैं उस वक्त एक पराठा खाता था तो मैं आधा पराठा एक दफ़ा खा लेता, घंटे डेढ़ घंटे के बाद आधा फिर खा लेता, क्योंकि पोर्शन साइज को मैंने स्प्रेड कर दिया। आज मैं समझता हूँ कि वो ये कितनी जहालत की Yes. बात थी कि हालांकि होना ये चाहिए कि आपका जो फास्टिंग का है ना, मतलब एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान जो वक्फा है, डॉक्टर साहब वो जितना आप लंबा रखेंगे तो आपके इंसुलिन लेवल उतने नीचे रहेंगे, नीचे रहेंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी आपकी सेल की बढ़ेगी। अब ये हमारे न्यूट्रिशनिस्ट को, डॉक्टर्स को पता नहीं है या इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इनकी? आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चल रहा है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। जो अब सियाने डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, वो अब आ गए हैं इसके ऊपर। जैसे देखिए कोलेस्ट्रोल को कौन बुरा कह रहा था, हाँ। वो जो भी कह रहे थे माफिया कह रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट अब सब खुद का कौन शुगर माफिया। हाँ, अब साइंटिस्ट खुद आ हाँ। गए हैं सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं बताएं कौन सी रिसर्च है हाँ। कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल का हार्ट के साथ अलग है, मोटापे के साथ अलग है, शुगर के साथ अलग है ही कोई नहीं है। ये कहाँ का आप रिसर्च ले आए हो? वो फेक रिसर्च है। बिल्कुल। जब वो साइंटिस्ट सामने आए तो तब लोगों की स्टैटन्स बेचने थे ना, लिपिगेट बेचना था, लिपिटॉर, ये वाली जो दवाइयां थी ये बेचनी थी ना। एग्जैक्टली। वो एक किताब है स्टैटन द थीफ ऑफ मेमोरी, आप वो एक साइंसदान ने लिखी है जो नासा के साइंसदान थे, कि आपके अंदर जो भूलपन की आदत है, भूलना, ये स्टैटन्स का डिमेंशिया, अल्जाइमर वगैरह जो है, ये स्टैटन की वजह से होता है। सर पट्ठों की रेड लग जाती है स्टैटन खा खा के। अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर आपको उसी वक्त देना शुरू कर देते हैं जब आपका कोलेस्ट्रॉल 201 पे पहुंच जाए। सर इससे भी आगे जाएं, किसी बंदे को भी माइल्ड सा भी हार्ट अटैक हो जाए, उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है, उसको भी स्टैटन देते हैं। किसी को थोड़ी सी डायबिटीज हो जाए उसको भी स्टैटन है। किसी को आर्थराइटिस इवन हो जाए, मैंने उसके भी प्रिस्क्रिप्शन में देखा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है जी, इसको भी स्टैटन दे दे। यानी कि 7 अरब की आबादी में मुझे लगता है 2-3 अरब की आबादी जो है ना वो स्टैटन के ऊपर है। तो फिर बेचना तो इस कौम का हाफजा खत्म हो गया ना कि हर 5 साल बाद उन्होंने दोबारा वोट दे देते। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका टाइम कीमती, आपने अभी जाना भी है मोटरवे पे, और अल्लाह करे कि आज धुंध ना हो, ठीक है, आप खैरियत से पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, जो हमारी आदतें हैं, अगले 10 सालों में हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़ में? फिलहाल जितनी बड़ी आबादी है, और वहाँ अभी मैं एक और जगह के ऊपर मेरा लेक्चर था, वहाँ जब मैंने बात पूरा वही की डाइट प्लान आपने कैसा बनाना है, करना है, तो वो वहाँ वो लोग पढ़ी लिखी कौम आई थी, वो भी कहती थी रोटी तो हमने खानी है, हाँ, इसको ना बंद करें। जब ये आदत रहेंगी तो फिर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत साल हम नंबर 1 रहना है। अच्छा, हमने किसी को ना करीब ये क्रेडिट को ले नहीं सकता नहीं। अब मुझे लगता है कि हम उसमें भी लीड लेते जाएंगे। हाँ, लीड लेते जाएंगे कि जो हालात हैं, जो नंबर 2 है ना वो बहुत पीछे होगा, पीछे रह जाएगा, हालात हो जाएंगे। हाँ। मैंने एक छोटी सी चीज स्टार्ट की, देखिए हमारे बस में क्या है बताना, बिल्कुल, कि उन्हें कहा कि नाश्ता आप करते थे ना, सबसे ज्यादा किसी एक जगह तो शुरू करना है ना, दोपहर को पता नहीं आप किधर है, रात को किधर है, एक नाश्ता आपके कंट्रोल में है। या तो आप अगर लेट उठने वाले ना करें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी, वक्फा बढ़ जाएगा, ना करें कोई मसला नहीं है। वो मिसाल नाश्ता करे बादशाहों की तरह, तो ज्यादातर बादशाह आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग पे वो करते नहीं। हाँ, आजकल के बादशाह को अच्छा भाई, जब ये जो नाश्ता करे ना बादशाहों की तरह, इसका मतलब ये था कि तुन के खाओ नाश्ता, यानी आजकल के बादशाहों की तरह खाएं, पुराने बादशाहों की तरह। अच्छा, ये जो सीरियल कंपनी थी ना, जो फूड कंपनी उन्होंने किया था, उन्होंने ये प्रमोट किया था कि जिसको वो ये भी कहते थे कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। अच्छा, आज का जो साइंटिस्ट है वो ये कहता है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे टू स्किप। यस, ये सबसे इजीली जो छोड़ सकते हैं ना, सबसे आसानी के साथ वो चीज, और डार्क फिनोमेना होने दे, आपका ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज आपने करना ही है ना, तो फिर आप सिंपल आमलेट, खाली आमलेट कि जिसमें सब्जियां डाली, अंडा डाला है, ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा, लोग पूछते हैं खाइए कितना, वही करते हैं, वो कहते हैं ये रोटी बन जानी है आपकी ना। तो अच्छा, दूसरा मैंने एक और कंसेप्ट दिया ना उसमें, मैंने कहा हमारा सालन को कहते हैं लौण, यानी कि लौण कि रोटी के साथ लगाने वाला। अच्छा, अब बंद गोभी का पत्ता पकड़े, सलाद का पकड़ा पड़े, सालन पकड़े, शोरबा खा ले। अच्छा,
अब उसको सलाद को इस तरह सालन नहीं छोड़ना, हमने हम टेस्ट बड नहीं चेंज करना। हम ये नहीं कहते मेडिटेरियन फूड वाले, वही जो आपका सालन बना है, आलू गोश्त बना है, सब्जी बनी, दाल बनी, कुछ बनी है, आप बंद गोभी के पत्तों, सलाद के पत्तों या उसके खीरे के साथ उसको खाएं। जब आपकी तसल्ली हो जाए उसके बाद एंड पे छोटी सी रोटी, आधी रोटी, चौथाई रोटी फिर खा लें। एक तो तरतीब है ना, फर्क पूरा कर लो, फर्क पूरा कर लें। यहाँ आना पड़ेगा आपको, आना पड़ेगा, या फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, या उतना वर्कआउट करना पड़ेगा। वरना आप अगर वर्कआउट नहीं करते, आप उतना जिस्मानी मशक्कत नहीं करते, आप ये रोटी उतनी दिन में 3-3 दफा और साथ स्नैकिंग नहीं कर सकते। ये सीधी बीमारी है। और दूसरा, आपने वर्कआउट करना ही करना है। पहले आपने खेतों में करना होता था या किसी भी, अब आपने स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाएं, जिम में जाएं, वर्कआउट करें, फिर आपको खाने का मजा भी आता है। और देखिए, जो बंदा जिम जाता है ना, वो अपने खाने का भी ख्याल करता है, बिल्कुल, कि मैंने प्रोटीन बेहतर लेनी है, मैंने कार्ब जरा कम करने हैं, मसल बनाने। बहुत कमाल तुसी गल की, जो बंदा जिम करता है ना, और खास तौर पर सुबह के टाइम पे करता है, वो विनर होता है। वो बड़े बड़े काम करने वाला है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा सुबह उठ के जिम करके आए और वापस आकर रजाई में सो जाए। वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो काम करेगा, वो काम करेगा। और जिसने ये वाला जो टाइम है ना, सुबह के टाइम पे जिसने काम कर लिया, सर बड़े काम करने वाला ना यही टाइम होता है। उसका दिन ही 2 हो जाते हैं। हाँ, जो 12 बजे उठा, उसका आधा दिन खत्म हो गया, उसका दिन ही छोटा रह जाता है। और सर नहुसत वैसे सारा दिन बरकत ही नहीं है, बरकत ही नहीं। अब मुंडियो गल सुन लो सर। अच्छा सर, पाकिस्तान में गरीबों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। पहले शुगर को या डायबिटीज़ को अमीरों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन अब ये नहीं रही। अब ये गरीबों की भी है। ये जैसे वो अखबारों में किस ज़माने में जब जॉब आता था लिखते थे ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। अब ये जो बीमारी है ना, दिस इज इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर। ये सबको लेके जा रही है। ठीक है, गरीब भी मैंने देखे हैं जिनके बेचारों के पाँव गैंग्रीन का शिकार हो चुके हैं, और अमीर भी हैं। ठीक है, अमीर तो खैर अपना कर लेंगे, हम ज़रा गरीबों की बात करते हैं कि एक गरीब आदमी वो रोटी ना खाए बेचारा तो क्या खाए, और गरीब आदमी अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करे। पहली बात, गरीब आदमी, अल्लाह ने उसे गरीब रखा है ना, तो उसको वो ब्लेसिंग बनाए। अमीरों वाली हरकत ना करें, बस पे बैठ के ना जाए, मोटरसाइकिल ना चलाए, सारा दिन बैठने वाला काम नहीं करे, उसका 10 किलोमीटर भी दूर काम है ना, पैदल जाए, पैदल आए, फ्यूल भी बचेगा, और जितनी मर्जी रोटी खाए, कुछ नहीं होगा। एक तो पहला काम ये हुआ कि वो गरीब जिन्होंने जिस्मानी मशक्कत छोड़ दी, गरीब खाते ही काब है, लेकिन उसके साथ उसकी जिस्मानी मशक्कत इतनी होती है कि पूरी हो जाती है। अब वो गरीब जो दुकानदार बन गए हैं, सेल्समैन बन गए हैं, बैठे हुए हैं, या काम पे भी हो, बस पे, ट्रेन पे जा रहे हैं और सारा दिन कोई जिस्मानी मशक्कत नहीं कर रहे, उनके लिए इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। कम से कम फिर साइकिल ले लें, अगर पैदल नहीं चलना चाहते साइकिल लें, मोटरसाइकिल को अपना एक वो सिंबल नाम बनाएं, साइकिल चलाएं, दिन भर साइकिल चलाएं। साइकिल चलाना घुटनों के लिए भी बेहतर है और सेहत के लिए अच्छा है। ये काव्स जो हैं, ये सोलियस मसल उसकी नेचुरल उसकी मूवमेंट होती है, कार्डियो बड़ी जबरदस्त होती है, तो वो साइकिल चलाएं। दूसरा ये है कि दुकानदार के पास जाते हैं ना, सब्जी वाले के पास जाते हैं, उसको कहो कि जो तुम पत्ते फेंकते हो ना, फ्री में फेंक देते हो, मूली के पत्ते उतार के फेंक देते हो, बाकी फेंक देते हो, शलजम के फेंकते हो, व्हाटएवर जो फेंकते हो वो मुझे दे दे। उसे को रोजाना शाम को पत्ते सारे मेरे दे दिए। उन पत्तों को आप करें छोटा छोटा चीला बनाएं, उसमें जो आपका 7, 8, 10 चम्मच की रोटी बनती थी, सिर्फ 2 या 3 चम्मच आटा डालें, बाकी वो बारीक करें। वो सब्जी सस्ती तरीन, किचन गार्डनिंग चले, अगर नहीं भी कर सकते तो नहीं, वो भी करना चाहिए, हम लाजमी करें। साथ ये सब्जियां लेके वो सब्जियां करके उसकी मिस्सी रोटी बनाएं, थोड़ा बेसन भी डाल लें, थोड़ा ये भी कर लें। मिस्सी रोटी बचपन याद करवाता सर, थोड़ी उसी थोड़ा उसमें बेसन डाल लें, थोड़ा बाजरा डाल लें, थोड़ी गंदम डाल लें, और उस पर ज्यादा सब्जियां डाल के रोटी बनाए। किधर से शुगर हो जाएगी आपको? मतलब आप ये कहते हो कि अच्छा, दूसरा ये कि आप, कौन आपको कहता है कि आप किनवा खाएं अगर अफोर्ड नहीं करते? कौन? मैं कब कहता हूँ आपको मटन खाएं? भाई आप चिकन आजकल हर चीज से सस्ता है, कम से कम प्रोटीन तो है हम जो भी है। और दूसरा है कि दालें जो है ना, उनको साथ शामिल करें। और जो बाजरे की कीमत है वो कोई गंदम से कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बहुत मुख्तलिफ नहीं है।
आप वो जो है ना, अब वो कार्ब फ्री नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू गंदम रेजिस्टेंट है, फाइबर ज्यादा है एज कम्पेयर, ये कम हो जाएगा। लेकिन जो पत्तों वाली सब्जियां हैं जो सस्ती है, मूली सस्ती है आजकल, शलजम सस्ता है, उसको रगड़ के साथ करके वो साथ खाएं। अगर एक आध मुर्गी पाल लें घर में, अगर आपकी ईगो मुतासर नहीं होती, तो एक आध अंडा साथ प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है, वो आपका कम्प्रीहेंसिव किस्म का बन जाता है। देखिए बात जो है कि आपने अपने रिसोर्सेज में करना है। और अगली बात, हमारे बजट का एक बहुत सारा हिस्सा चाय में चला जाता है। दुनिया की एक बड़ी आबादी दूध वाली चाय नहीं पीती, वो कहवा पीती, वो क्या जड़ी बूटियां इकट्ठी करके वहां से कभी एक आपने लेमन ग्रास का पौधा लगाया हुआ है, कभी अदरक की पीली, कभी कोई, तो भाई आपको कौन कहता है कि आप गंदे वाले केमिकल वाले की दूध पत्ती पिए? कौन कहता है? और जो कहवा पिया जाता है वो फीका, वो पिए, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, ये वाली फूड खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको शुगर नहीं होगी। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ चीजें बताई हैं। गरीबों की जो आदतें हैं ना, जो आपने कहा कि इसको गुर्बत है गरीब, लेकिन आदतें आपने अमीरों वाली कर ली, जिसमें सर ये स्मार्टफोन है। यस, ये स्मार्टफोन गांव में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास ये ना हो। सर मैं कहता हूँ सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन भी ना सर 25-30 हज़ार से कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें जो वो इंटरनेट डालता होगा वो भी महीने का 1000 रुपये का तो होगा ना। अच्छा, उसने देखना क्या? टिकटॉक। उसने इधर का गंदा लतीफ़ा व्हाट्सएप पे सारे फैमिली के ग्रुपों में डालना होगा, फिर उधर से जो डले हुए हैं वो वापस इधर डालने होंगे। सारा दिन वो यही लतीफ़े करते हैं, ठीक है। अब ये काम वो कर रहा है और बैठा हुआ कर रहा है। गपशप पहले होती थी, थड़े बन के दोस्त बैठ के गपशप करते थे, अब वो ख़त्म हो गए। अब ये व्हाट्सएप ने वो थड़ों वाला काम ले लिया। व्हाट्सएप के लिए आपको स्मार्टफोन भी चाहिए, चाहे उसने कर्जा उठाया हुआ है, चाहे उसने कहीं से वो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन लिया हुआ है, सूद उस पर चढ़ता जा रहा है। सिर्फ उसने अपना ना टिकटॉक का और यूट्यूब की जो शॉर्ट्स हैं, फेसबुक की जो रीलें, गंदी रीलें, ना कोई सर ना पैर। अब ये जो करेगा और ऊपर से वो मेहनत नहीं करेगा, गरीब भी होगा, मतलब गरीब का मतलब ये है कि उसकी इनकम उतनी नहीं होगी। इनकम क्यों होगी? कि वो काम ही नहीं कर रहा उस तरीके का। अब ये वाली चीज़ें तो उसकी अपनी जनरेटेड है ना सर, इसका तो कुदरत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कि एक गरीब अगर अपने पैसों को सही इस्तेमाल नहीं कर रहा तो उसका अपना फैसला है ना सर। मैं गरीबों, मैं चूँकि खुद मेरे बचपन गुर्बत में गुजारा हुआ है डॉक्टर साहब, मैं बहुत गुर्बत देखी हुई है। हमारे गांव में गुर्बत वाले जो बंदे थे ना, उनमें से थोड़े बाहर निकल आए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा। और जो गरीब थे ना, जिनकी गुर्बत यहाँ से जिन्होंने चेंज नहीं किया था, वो आज भी उतने गरीब हैं, ठीक है। उनके पास मोबाइल शायद मेरे मोबाइल से भी महंगा होगा, मोबाइल रखा होगा, उन्होंने बाइक भी रखी हुई होगी, ठीक है, तौर पूरी रखी होगी, लेकिन होंगे गरीब। अच्छा, खाना खाया सो गए, खाना खाया बैठ गए, और वो गंदम पुरानी न रही, वो चक्कियाँ न रही। अब एक गरीब बंदा है, अगर वो पत्थर वाली चक्की ले ले घर में रख ले, सर केड़ी मौत पैंदी है? कुछ नहीं, वो कम से कम को 1 घंटा चलाएगा, उसकी कैलोरीज बर्न होनी है, उसका शोल्डर भी फ्रीज नहीं होएगा। बकरी मुर्गियां अगर वो पाल ले, कोई सब्जियां लगा ले, छतों पे लग जाती है, कहीं पे लग जाती अच्छा, है। गांव में तो जगह भी होती है ना, घरों में नॉर्मली छोटे घर नहीं होते गांव में गरीब के घर में भी मतलब जगह होती है, तमाम सब्जियां उगाई जा सकती हैं। सर 10 बाई 10 का एक जंगला सा बनाया हुआ हो, जिसमें मुर्गियां, मेरे ख्याल 40 मुर्गियां डाली जा सकती हैं। 40 मुर्गियां खुद भी खाओ, बेचो भी। हर मुर्गी जब अंडा दे रही होगी, कितने का अंडा आ रहा है आजकल? 30-35 रुपए का अंडा। देसी है ना वो 700 रुपए दर्जन है। 700, हाँ देसी 700 रुपए दर्जन है और बिक जाते हैं सब। देसी तो ज्यादा बिकते हैं, देसी तो मिलते भी नहीं है, ठीक है। अब ये वाली चीज गरीबों को चाहिए कि वो गरीब है ना, तो वो फिर मेहनत भी करे। हाँ, ये चीज। सर आखिरी सवाल हमारा, सर मैं आपके शागिर्दों में से हूँ, आपसे मैंने बहुत सीखा। मुझे 18 साल तक मैं गोलियां खाई शुगर की, फिर जब मैंने 2022 में मैंने शुगर को कंट्रोल किया, रिवर्स किया, दवाइयाँ छोड़ दी,
तो मैंने सोचा कि यार दुनिया को भी तो बताना चाहिए ना, ठीक है, मेरे पास अगर सोशल मीडिया की पावर है, मेरी बात लोग सुन लेते हैं, मैं देसी आदमी हूँ, देसी मिसालें देता हूँ तो लोगों की खोपड़ी में भी वो बड़ी आसानी से चली जाती हैं। अच्छा, जहाँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात होती है हम वहाँ पे उतना ही सोफिस्टिकेटेड बात कर लेते हैं, जहाँ ग्राउंड लेवल की बात होती है तो हम उतने ही नीचे आ जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम देखी हुई है ना। मैंने कोई 3 साल पहले सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलानी शुरू की कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, शुगर रिवर्स हो जाती है, शुगर कंट्रोल हो जाती है। इसको आप रिवर्सल का नाम दें, मैनेजमेंट का नाम दें, इसको रिडेम्पशन होता है या कौन सी चीज़ होती है, इसको रिवर्सल का जो भी नाम इसको आप दें। दवाइयाँ छोड़नी है, और ना सिर्फ शुगर की, ब्लड प्रेशर की भी, यूरिक एसिड की भी, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी। हमने जो कैंपेन चलाई, मैं नॉन डॉक्टर होकर, नॉन न्यूट्रिशनिस्ट होकर, मैं साइंस भी इंटरमीडिएट तक पढ़ी हुई है, वो भी इंटरमीडिएट तक मैंने मैथ वाली साइंस, बायोलॉजी नहीं मैंने पढ़ी थी, वो मैंने मैट्रिक तक पढ़ी थी। हमने जो कैंपेन चलाई, आप उस्ताद की हैसियत से हमारी इस कैंपेन को कहाँ रेट करते हैं सर? जैसा देखें, नॉलेज तो मौजूद है। जो पहले होता था कि इतने साल सफ़र करके बल्ख या बुखारा को पहुंचे, हाँ, तो वहां जाके उस्ताद की जूतियां सीधी की कई साल, फिर उस्ताद ने टाइम दिया, फिर वहां से इल्म हासिल किया। हाँ, अब वो सारे उस्ताद आपके हाथ में आ गए सर। अच्छा, हर बंदे के पास वो, बिल्कुल, छोटे से छोटे बंदे के पास भी। हाँ, लेकिन उनको उनकी जुबान में, उनके आसान करके उसी साइंस को लोगों ने जो बताया, आपने जो उसमें इसको आसान करके बताया, और खास तौर पे क्योंकि आप चूंकि डायबिटीज के ऊपर ज्यादा बात करते हो, और पहले आप नाम के साथ ही रखा हुआ है कि मैं वो बंदा हूँ जिन्होंने इसको शिकस्त दी, ठीक है, हाँ, इसलिए जो आप बात सुन रहे हो मैं प्रैक्टिकली किया, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाइफस्टाइल बीमारी है, लाइफस्टाइल बदले ठीक हो जाएगा। और कैसे ठीक? वो जिसे आप बता रहे हो ना, वो आप बड़े बड़े उस्तादों को आप क्रॉस कर गए हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में नजर आ रहा है माशाल्लाह। कि असल में बात यह है कि उस नॉलेज को आम बंदे तक कैसे पहुंचाना। देखिए, लोगों के जो दिल बदलने हैं ना, ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखे हैं, बिल्कुल, वो हमारे पास नहीं है। वो टर्नर ऑफ हार्ट वो है। हमारा काम क्या है कि अल्लाह ताला, अगर लोग हमारे सुनते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा है, ज्यादा जिम्मेदारी आम बंदे की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला, लोग हमारी सुनते हैं तो हमने उनकी जुबान में उनको आसान करके कनाले देना है। और उसमें माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो, और लोगों को आप बता रहे हो कि ये लाइफस्टाइल बीमारी है, ये मैनेज हो सकती है, बगैर दवाइयों के मैनेज हो सकती है। और जब आप शुगर को रिवर्स कर लेते हो, रिवर्स मीन मैनेज बगैर दवाइयों के, जब ये कर लेते हो, उसके साथ ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, आर्थराइटिस भी ठीक हो जाता है, पीसीओएस भी ठीक हो जाता है, आपका जो फैटी लिवर ठीक हो जाता है, यूरिक एसिड भी बेहतर हो जाता है, और जो भूलने की बीमारी ये भी ठीक हो जाती है। सारियां इसके साथ रिलेटेड बीमारियां बहन भाई है, तो ये सारे वापस आ जाते हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनसे सीख रहे हैं। डॉक्टर शहजाद बसरा साहब यूट्यूब पे, फेसबुक पे रिनोन्ड फिगर हैं। अगर आपने इनका चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या इनके फेसबुक पे आप नहीं गए, या उनके पेज को आपने लाइक नहीं किया, तो ये वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले आपने इनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है, और इनका फेसबुक को लाइक भी करना है, और इनकी जो वीडियोस होती हैं उसका लिंक कॉपी करके फैमिली के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करना है। ये वो उस्ताद हैं जिनका नॉलेज हासिल करके मैं फातिह ज़ियाबितस बना, और ये जो मूवमेंट चली हुई है उसके पीछे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब जैसे लोग हैं। उसमें डॉक्टर जैसन फंग गोरे भी हैं, लेकिन हमारे जो लोकल डॉक्टर जैसन फंग हैं वो डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ही हैं। थैंक यू वेरी मच जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।